नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को बताया भ्रष्टाचार के खिलाफ कारगर उपाय। कहा, गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाना मकसद। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर जोर। चुनाव के दौरान बजट पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। कैबिनेट सचिव को मंगलवार तक का वक्त। विपक्षी दलों ने जताया था ऐतराज। अखिलेश गुट ने चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे। 205 एमएलए, 56 एमएलसी और 15 सांसदों के समर्थन का दावा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पर एफआईआर। पुर्तगाल से 7 समझौते। रक्षा और कृषि क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर दोनों देशों का जोर। और उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश। कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों से कटा संपर्क। हिमाचल और उत्तराखंड में बिजली और पानी आपूर्ति में दिक्कत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाना उनकी सरकार का मकसद है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम बताया। उन्होंने चुनावी चंदे में पारदर्शिता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन भाषण में नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कारगर उपाय बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में नकदी का अनियंत्रित प्रवाह सबसे बड़ी बाधा है और इससे कई तरह की बुराइयां पैदा होती हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबों के हितों को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। हम गरीब और गरीबी को सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखते। गरीबी हमारे लिए सेवा का अवसर है। गरीबी को परास्त करने की ताकत गरीबों के पास है और हमारी सरकार गरीबों की उस ताकत को बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को साफ सुथरा बनाने में बीजेपी अहम भूमिका निभाएगी। पॉलिटिकल फंडिंग में शुचिता आए, पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता आए। भाजपा इसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाएगी और उन्होंने इस दिशा में महामहिम राष्ट्रपति जी की टिप्पणी, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा। प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की चर्चा भी की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मेहनत करने और बूथ पर प्रभावी तरीके से काम करने की अपील की। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और बीजेपी के आर्थिक प्रस्ताव में नोटबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताया गया है। प्रस्ताव में जीडीपी और राजस्व में कमी के आरोपों को भी खारिज किया गया। प्रस्ताव के मुताबिक इससे काले धन के साथ आतंकियों को फंडिंग रोकने में भी मदद मिली है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन पारित आर्थिक प्रस्ताव में नोटबंदी के फायदों की चर्चा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से पेश प्रस्ताव में नोटबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे काले धन पर करारी चोट हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नकारात्मक प्रचार को जनता ने नकार दिया है। हिम्मत और स्टैमिना के साथ इस सरकार काम करके ये डिमोनेटाइजेशन के प्रोग्राम ले आए और उसमें अंत में 50 दिन के बाद आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जिन जिन वर्गों को राहत मिलना है उनको प्रधानमंत्री जी ने कुछ एक्सटेंड भी किया। प्रस्ताव के मुताबिक नोटबंदी से गरीबों को उनका हक मिलेगा और समानांतर अर्थव्यवस्था खत्म होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी से राज्यों की आय और राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। इनकम और रेवेन्यू ऑफ द स्टेट बड़ी है, एक्सेप्ट मे बी बंगाल, क्योंकि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह रेवेन्यू जनरेशन इन नवंबर हैज नॉट सफर्ड। प्रस्ताव में डिजिटल लेन देन बढ़ाने पर भी जोर है। पार्टी ने कहा कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और कर चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव,
कितनी महत्वपूर्ण रही ये 2 दिनों की बैठक, और जो आर्थिक प्रस्ताव है उसमें कहा गया है कि नोटबंदी से गरीबों का भला हुआ है, लेकिन क्या कोई ठोस आंकड़े पेश किए गए? देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात है तो बीजेपी का ये कहना है कि धीरे धीरे आंकड़े सामने आएंगे। अभी जो एक समानांतर एक अर्थव्यवस्था चल रही थी वो एक व्यवस्थित रूप में आई है। और जहां तक बीजेपी की बात है, उनको ऐसा लगता है कि ये जो पूरा मुद्दा है विमुद्रीकरण का, इसको लेकर जरा भी वो डिफेंसिव मुद्रा में नहीं आना चाहती, बल्कि आक्रामक तौर पर इस पूरे मुद्दे को वो जनता के बीच ले जाना चाहती है। 2 दिनों में चाहे राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा की बात हो या फिर आज जो आर्थिक प्रस्ताव पारित हुआ उसकी बात करें, तो उसका फोकस यही था कि जो विमुद्रीकरण का जो एक फैसला था, इसकी पुरजोर वकालत की गई और ये कहा गया कि इस मुद्दे को जनता के बीच में बीजेपी ले जाएगी, और बहुत आश्वस्त और ये कहा जाए कि आत्मविश्वास से भरी है बीजेपी कि इसका फायदा पार्टी को विधानसभा चुनावों में भी होगा और इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन पूरा मुद्दा इसी के इर्द गिर्द पूरी बीजेपी की बैठक रही कि किस तरह से चुनावों में इस मुद्दे को भुनाया जाए और जनता के बीच जाकर बताया जाए कि दरअसल ये विपक्ष के आरोपों से ऊपर कहीं ना कहीं काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम था। हालांकि इसका नतीजा क्या होगा, तैयारियों पर भी कोई बात हुई? नतीजों में पता चलेगा कि जनता इसके साथ है या फिर इसके खिलाफ। चुनाव की बाकी तैयारियों पर भी बात हुई है, संगठन स्तर पर या बाकी चीजों पर? जी हां, बिल्कुल। आज बल्कि प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन किया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अब कार्यकर्ता जुट जाएं, चुनावों की तैयारी को लेकर बूथ स्तर पर जाएं, कार्यकर्ता अपना दायरा बढ़ाएं और तमाम तरह की जो तैयारियां होती है, सुझाव होते हैं 5 राज्यों के चुनाव में, उसको लेकर भी चर्चा की गई। और यही मुद्दा बार बार आया कि विमुद्रीकरण के मुद्दे को, इस फैसले को जनता के बीच में ले जाया जाए। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि बीजेपी जितनी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या जनता भी सपोर्ट में रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। विवादित बयान देने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ मेरठ में मामला दर्ज किया गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज के बयान पर मेरठ जिला प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से साक्षी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद दिए गए इस बयान पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। कुछ मीडिया रिपोर्टिंग के माध्यम से न्यूज़पेपर में और कुछ मीडिया चैनलों द्वारा साक्षी महाराज के टिप्पणी पर अभी आयोग से आख्या मांगी गई है, जिसका एडीएम सिटी और एसपी सिटी द्वारा स्वयं जांच करके अभी आख्या आते ही आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी। कांग्रेस ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सफाई और साक्षी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। ये भाषा अभी उत्तर प्रदेश में ये संसद बोल रहा है, इसको तो प्रधानमंत्री ही कुछ एक्शन लेना है या उसको क्लैरिफाई करना है। वहीं बीजेपी और सरकार ने साक्षी महाराज के बयान से किनारा कर दिया है। इस तरह के जो बयान है, इस तरह के बयान को हम नहीं मानते कि ये सरकार का और न तो बीजेपी का, दोनों इसका कोई मतलब नहीं है। साक्षी महाराज ने देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए एक धर्म विशेष को जिम्मेदार बताया था। साथ ही राम मंदिर के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि चुनाव में धर्म के आधार पर वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी ने आज उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। इसमें 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें 24 मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। इस तरह से पार्टी ने 300 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की चौथी सूची कल आएगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ में पार्टी के कोऑर्डिनेटर के अलावा प्रत्याशियों के साथ भी बैठक भी की। मायावती ने इन सभी को चुनाव आचार संहिता को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मायावती ने भरोसा जताया कि आगामी चुनाव में बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य की जनता को गुमराह करने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। पार्टी नेताओं और समर्थकों को इससे सावधान रहना चाहिए। प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आए दिन इस्तेमाल किए जा रहे किस्म किस्म के हथकंडों से भी सावधान करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, ताकि फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। समाजवादी पार्टी में सुलह के आसार खत्म होते नजर आ रहे हैं।
लखनऊ में आज मुलायम और अखिलेश खेमे की बैठकें जारी रहीं। इधर दिल्ली में अखिलेश गुट के रामगोपाल यादव चुनाव आयोग को समर्थकों के हलफनामे और दूसरे दस्तावेज उन्होंने सौंप दिए हैं। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद में सुलह के आसार नहीं दिख रहे हैं। शनिवार को मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव गुट की अलग अलग बैठक जारी रही। मुख्यमंत्री के गुट का कहना है कि वो अकेले ही चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। सिंबल का जो मामला है वो चुनाव आयोग के सामने है और 100% वो सिंबल समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी की राष्ट्रीय अध्यक्षता में मिलेगा। उसी के आधार पर चुनाव लड़ना है। हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही फील्ड में आपको चुनाव का सारा काम शुरू होते हुए नजर आएगा। इधर दिल्ली में रामगोपाल यादव के आवास पर समाजवादी पार्टी के कई नेता अखिलेश यादव के समर्थन में हलफनामा देने पहुंचे। शाम को उन्होंने चुनाव आयोग को समर्थकों का हलफनामा सौंप दिया। एमपी, एमएलसी और सारे पदाधिकारी अखिलेश यादव के साथ हैं और इसीलिए इसी आधार पर आज हमने सारे 74 जिलों से डेलीगेट्स के इंडिविजुअल एफिडेविट दिए हैं। लगभग 1.5 लाख पन्नों में आपने देखा होगा कि 7 कार्टून्स में ले गए हम और वहां रिसीव करा दिए हैं कागज। अखिलेश यादव के वकील दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के आवास पर चुनाव आयोग को दिए जाने वाले जवाब की कॉपी देने गए। और जो भी डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में फाइल करेंगे उसकी कॉपी माननीय मुलायम सिंह जी को पहले सर्व करा के तब आप फाइल करेंगे। हम यहाँ पे आए थे, उन्होंने लेने से मना कर दिया कि मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, अब मैं वापस जा रहा हूँ। बीजेपी इस विवाद को राज्य सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश बता रही है। वहीं कांग्रेस भी पूरे घटनाक्रम में नजर बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी 2 धड़े में नहीं बटी थी, तब भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। उनके कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो पाए, जनता ने नकारा उनको। जिस तरह की चर्चा चल रही है उसमें अखिलेश यादव अगर कोई प्रस्ताव लेके जाते हैं तो उस पर शायद सोचा जाए, लेकिन अभी तक तो हम 403 सीटों की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 9 जनवरी तक अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है। दोनों ही गुट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हैं। आपस में विवाद नहीं सुलझने पर आखिरी फैसला चुनाव आयोग को करना है। चुनाव की घोषणा के बाद से ही दोनों खेमों में समझौता कराने की कोशिशें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला। कहीं ये पारिवारिक द्वंद्व अखिलेश और मुलायम दोनों को ही चुनाव में काफी महंगा न पड़ जाए। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 5 राज्यों में चुनाव के बीच आम बजट पेश करने पर चुनाव आयोग ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि वो आयोग की चिट्ठी को देखकर उसका जवाब देगी। इस बीच विपक्ष ने 8 मार्च के बाद बजट पेश करने की मांग दोहराई है। चुनाव के बीच आम बजट पेश करने पर चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखी है। पीटीआई के मुताबिक आयोग ने विपक्ष की शिकायत पर सरकार से 10 जनवरी तक जवाब मांगा है। आयोग ने विपक्षी दलों की चिट्ठी भी सरकार को भेजी है। देखिए, उसके बारे में जो एप्रोप्रिएट जानकारी आएगी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री और सरकार, उसके बारे में जो भी अगर कोई इस तरह की इलेक्शन कमीशन ने कोई जानकारी हासिल की हो तो बताएंगे उनको। गुरुवार को 8 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। विपक्षी दलों ने 1 फरवरी को बजट पेश करने पर आपत्ति जताई थी। विपक्षी दलों का आरोप है कि बजट के जरिए मतदाताओं से लोक लुभावन वादे किए जा सकते हैं। 8 मार्च के बाद अगर बजट पेश किया जाता है तो सरकार के पास काफ़ी समय है। 31 मार्च से पहले उसे पारित किया जा सकता है। चुनाव प्रभावित करने के लिए बजट का इस्तेमाल होने वाला है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग उस पर सकारात्मक भूमिका लेंगी। इस मसले पर 16 विपक्षी दल राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हो रहा है और सरकार साफ कर चुकी है कि वो 1 फरवरी को ही बजट पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन का दूसरा दौर शुरू कर दिया। पार्टी ने आज कई राज्यों में सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस इस मुद्दे पर 11 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रही है। नोटबंदी के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
पार्टी का कहना है कि जब तक लोगों को नोटबंदी से राहत नहीं मिलती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। नोटबंदी के बाद 2 महीने के बाद आज भी पूरा देश में लोग परेशानी है। जब तक लोग दुखी हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस ने लोगों को राहत देने के लिए सरकार के सामने कई मांग रखी हैं। इसमें छोटे व्यापारियों को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में 50% की रियायत देने की मांग शामिल है। साथ ही उन महिलाओं को 25,000 मुआवजा देने की भी मांग है जिन पर नोटबंदी का असर पड़ा है। जो लोग बेरोजगार हुए हैं इसके कारण उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए और उन नौजवानों को कम से कम 31 मार्च तक मिनिमम वेज दिया जाए। जो छोटे दुकानदार हैं उनको इनकम टैक्स और सेल टैक्स में 50% की छूट दी जाए और जो स्टेट के रेवेन्यू का लॉस है उसको कंपेंसेशन किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी के खिलाफ 11 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया है। इसमें देश भर से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। मोहम्मद फाते टीपू के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सरोकार में बात सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की, जिसमें जाति, धर्म, नस्ल और भाषा के आधार पर चुनाव लड़ने को अवैध ठहराया गया है। बहुत ही अच्छी जजमेंट है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जजमेंट अधूरी भी है। इसने कुछ क्वेश्चन अनआंसर्ड छोड़ दिए। हिंदुइज्म धर्म नहीं है, भारतीयता है, तो ठीक है। इसी तरह से अगर बाकी धर्मों को भी इजाज़त दी जाए कि वो भी भारतीय संस्कृति है, वे ऑफ लाइफ है, तब तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। हर एक अलग अलग माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये है कि क्या उस रिप्रेजेंटेशन की आड़ में आप करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सब में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ बना हुआ है। क्या उन पार्टियों को बैन कर देना चाहिए? ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, इसलिए बहुत सख्त कोई कदम उठाने की जरूरत है और सख्त कदम जो है वो पार्लियामेंट ही उठा सकती है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आगे बढ़ते हैं खबरों में। भारत और पुर्तगाल ने आज 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश रक्षा और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद इन करारों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश बदलते वक्त के मुताबिक रिश्तों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री इस बार के प्रवासी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। ये समारोह बेंगलुरु में आज से शुरू हो गया है। वो गोवा का दौरा भी करेंगे। Prime Minister Costa and I also agreed to deepen our partnership in the field of security and defense. The MOU on defense cooperation signed today will help us harness our respective strengths in this field for mutual benefit. केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की बेहतरी के लिए बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे जुदा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सरकारी खरीद नहीं होने से किसान औने पौने दाम में धान की फसल बेचने को मजबूर हैं। ये है सरकारी दावों की हकीकत। धान खरीद केंद्रों में पसरा सन्नाटा। इन केंद्रों में कोई किसान नहीं आ रहा है। सेंटर इंचार्ज और उनके सहयोगी को छोड़कर यहां कोई नहीं है। उनकी दलील है कि बोरे की कमी की वजह से सेंटर बंद है। बोरे हमारे पास कम थे और इसीलिए मतलब जो किसान हैं उनको कल डेट दिया गया है, क्योंकि बोरे अभी रात तक आ जाएंगे। अंबेडकर नगर के इन अधिकृत क्रय संस्थानों के पास न तो पैसा है और न ही धान रखने के लिए बोरे। इसके चलते करीब 17 सेंटर बंद पड़े हैं, जिसके कारण अभी तक निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम खरीद हो पाई है। पीसीएफ के कुछ केंद्रों पर पैसा न होने के कारण जो ऊपर से नहीं दिया गया है, मांग की गई है, मात्र 10 केंद्रों पर खरीद की जा रही है। 17 क्रय केंद्र उनके असक्रिय हैं, जिनके संबंध में जिला प्रशासन और मंडलीय प्रशासन ने शासन को लिखा है पैसा देने के लिए, बोरे देने के लिए। धान खरीद के लिए जिले में राज्य सरकार की कुल 5 एजेंसियां कार्य कर रही हैं। इसके अलावा केंद्र की एफसीआई और इससे जुड़ी प्राइवेट फर्म भी शामिल हैं। इस साल 2,29,700 टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की एजेंसियों को 80,500 मीट्रिक टन की खरीद का लक्ष्य दिया गया।
लेकिन अब तक 10,124 मीट्रिक टन खरीद हुई। वहीं एफसीआई को धान खरीद का लक्ष्य दिया गया था 3200 टन, इसमें अभी खरीद 408 टन हुई है। वहीं प्राइवेट फर्म फॉर्च्यून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1,46,000 टन लक्ष्य दिया गया है। इनमें अभी तक 1,756 टन की खरीद हुई। कम खरीद को लेकर इनकी अपनी दलील है कि लोकल के किसान कई लोग आए, लेकिन उनका ये कहना है कि हमको नगद धनराशि दी जाए या फिर हमें चेक मुहैया कराया जाए। तो हमारी कंपनी जो है चेक देती नहीं है, आरटीजीएस से पैसा डालती है। तो यहाँ के किसानों को ये अविश्वास है कि हमारा पैसा जो है हो सकता है डूब जाए। वहीं किसानों को निजी फर्म पर ज्यादा भरोसा नहीं है। साथ ही उनका आरोप है कि उन्हें धान खरीद के लिए कई दिनों तक दौड़ाया जाता है। धान नहीं खरीदे जाने के कारण वो सस्ते दर पर आढ़तियों को अपना धान बेचने को मजबूर हैं। हम प्राइवेट प्लेयर्स के अन्नावा सेंटर पे गए थे। वहाँ जो है वो नमूना लिए और कागजात लिए। उसके बाद लगभग 1 महीने हो गए, आज तक हमारा नंबर नहीं आया। हम इसीलिए किसान जो है उन्हें पौने दाम पे अपना धान जो है बेच दे रहा है। जिले में कम खरीद की वजह बकाया होने के चलते 85 राइस मिलों को ब्लैकलिस्ट किया जाना भी है। मौजूदा समय में 55 राइस मिलें काम कर रही हैं। इससे धान की मांग कम हुई है और वहीं पीसीएफ का पिछले साल का लगभग 8 करोड़ रुपए बकाया होना भी धान खरीद की बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बर्फबारी और बारिश से उत्तर भारत में पारा गिर गया है। बर्फबारी से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जनजीवन पटरी से उतर गया है। कश्मीर का संपर्क बाकी देश से कट गया है। कई जगहों पर यातायात पर भी असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इससे घाटी का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। राज्य का गुलमर्ग जिला सबसे ठंडा रहा। बर्फबारी के कारण जगह जगह यातायात बंद है। घाटी में परीक्षाएं टाल दी गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। जो हमारे सड़कें हैं, बेहद सड़कें आज बंद हैं। 1 से 1.5 फुट जो बर्फ है वो इस समय जमा है सड़कों पर और ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठप है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी से लोग परेशान हैं। इससे संचार के साथ बिजली और पानी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। कई जगहों पर सैलानी भी फंस गए हैं। कई जगहों पर बर्फबारी के कारण गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। जो बर्फबारी की अगर बात करते हैं तो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है और बागेश्वर है, तो इनमें कहीं कहीं पर 1-2 जगहों पर भारी बर्फबारी की भी संभावना है। खासकर वो जगह जिनकी हाइट 3000 मीटर या उसके आसपास से ऊपर है, तो इन जगहों पे आपको कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी इस अगले 24 घंटे के दौरान देखने को मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान गिर गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में तड़के बारिश हुई और उसके बाद सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। बारिश से थोड़ा सा शायद आगे आने वाली ठंड, जो सूखी ठंड है, उसमें फर्क पड़े, सूखी ठंड कम हो। हाँ, ये जरूर है कि बुजुर्गों के लिए बहुत तकलीफदेह है। जो बड़े लोग हैं उनके लिए थोड़े से सावधानी की जरूरत है। मौसम बदलने से बीमारियों का भी खतरा हो ही जाता है। बारिश से न्यूनतम तापमान नीचे आ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों का तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान से रिहा हुए 218 भारतीय मछुआरे शुक्रवार देर रात अटारी वाघा सीमा के रास्ते भारत पहुंचे। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने 219 मछुआरों को रिहा करने की घोषणा की थी। हालांकि एक मछुआरे की रिहाई की खबर सुनने के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। इन मछुआरों को 1 साल पहले पाकिस्तान के समुद्री जल क्षेत्र में मछलियां पकड़ने के आरोप में गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। इन्हें कराची की मालेट जेल में रखा गया था। मछुआरों ने दोनों देशों की सरकारों को धन्यवाद दिया है और पाकिस्तान सरकार से उनकी नौकाएं लौटाने की गुजारिश भी की है। साथ ही सरकार से मालेट जेल में बंद 140 निर्दोष मछुआरों को भी छोड़ने की अपील की है। सरकार को ये विनती करते हैं कि वो बंदे भी निकाले जाए और हमारी बोट भी छुड़वाई जाए, क्योंकि वो बोट के हिसाब से हमारा धंधा चल रहा है। हम वही धंधा करते हैं मछली। हम समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, अचानक आ गई पाकिस्तानी जहाज और हमको पकड़ के ले गई। उधर पकड़ के फिर लांडी जेल में रखा था। हमको 12 महीना हो गया, इसके बाद रिलीज हुई। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र को डोजियर सौंपा है। इसमें पाकिस्तान ने अंदरूनी मामलों में भारत पर दखलंदाजी का आरोप लगाया है। पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात के दौरान ये डोजियर सौंपा।
पाकिस्तान ने मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र भारत को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने में कारगर भूमिका निभाए। डॉजियर के साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज की चिट्ठी भी सौंपी गई। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में सक्रिय है और सौंपे गए डॉजियर बलूचिस्तान, फाटा और कराची में संलिप्तता की जानकारी और सबूत का भी जिक्र इस डॉजियर में है। अमेरिका के फ्लोरिडा में हवाई अड्डे पर हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। गोलीबारी फोर्ट लॉडरडे टर्मिनल 2 के बाहर चेक पॉइंट पर हुई। पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध हमलावर इराक युद्ध में शामिल रहा पूर्व सैनिक 26 वर्षीय एस्तेबान सेंटियागो है। इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रोक दी गई और एयरपोर्ट खाली करा लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर शोक जताया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने इसके पीछे आतंकी मकसद होने की आशंका को खारिज नहीं किया है। FBI सेंटियागो की पिछली यात्राओं का ब्यौरा खंगाल रही है। We are conducting an investigation not only here in South Florida, but in several other states as we try to pursue the suspect's activities leading up to today's horrific incident. दिल्ली के प्रगति मैदान में 44वां विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया। इस बार मेले का केंद्र बिंदु है वो महिला लेखन को आधार बनाया गया है। पहले दिन ज्यादातर कैशलेस व्यवस्था की वजह से किताब प्रेमियों के साथ ही प्रकाशकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के प्रगति मैदान में शनिवार से विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने मेले का उद्घाटन किया। इस बार मेले का थीम मानुषी है, जिसमें महिलाओं पर लेखन को केंद्रित किया गया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो हमारी गवर्नमेंट का एक मुख्य स्वर है नीतियों का, पॉलिसीज़ का, और उससे कहीं न कहीं प्रेरणा पाके मानुषी के रूप में इस थीम को समर्पित किया है। इसका प्रभाव पड़ेगा और हमारी सरकार महिलाओं की शिक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नरत है। इस बार मेले में नोटबंदी का असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मेले में डिजिटल लेन देन के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन कई प्रकाशकों को स्वाइप मशीन नहीं मिली है। इससे किताब प्रेमी भी परेशान हैं। हाँ, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज आजकल इनफैक्ट क्या होता है 1000 के नोट्स भी नहीं चल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इतना सारा कैश कैरी नहीं करा जा सकता 100 के नोट्स में, बिकॉज 2000 के नोट्स ज़्यादा मिल नहीं रहे। ऊपर से लाइक कैश क्रंच बहुत ज़्यादा है, सो कैश है नहीं उतना ज़्यादा, एंड लाइक काफ़ी जगह पे नहीं है, तो लाइक अगर किसी को बुक्स खरीदनी काफ़ी सारी तो नहीं मिल पा रही है। अभी हम एंटर किए हैं, अभी तो जैसे कई शॉप्स पे है ही नहीं, वो कहना है कि कुछ बैंक से उनका वो हो नहीं पाया पूरा, तो उसमें प्रॉब्लम तो आ रही है क्योंकि अभी तो जैसे एंटर हुए तो अभी थोड़ा बहुत कैश तो हम लेकर आए हैं, पर आगे हो सकता है ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास कैश शॉर्ट में पड़ जाए और हमें फिर स्वाइप मशीन्स तो काम भी नहीं कर रही है सारी यहाँ पे। विश्व पुस्तक मेला 15 जनवरी तक चलेगा। मेले में देश दुनिया के 800 प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 22 विदेशी प्रकाशक हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।